के रूप में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, और इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से गोपाल तिवारी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल गर्ग जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। साथ ही रॉबिन शर्मा भी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन सबसे पहले गोपाल तिवारी, आप ही से हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। कांग्रेस की बात हो रही है, गुलाम नबी आज़ाद ने एक झटका दिया है कांग्रेस को। इस दौर में झटके कांग्रेस खाती रही है। जब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस सड़क पर उतर रही है भारत जोड़ो अपनी यात्रा के जरिए, वैसे में अब कांग्रेस अपनी ही अंदरूनी लड़ाई के बवाल में फंसी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो आनंद जी, ये जो सवाल है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है, ये सवाल ही गलत है, मैं कहता हूं। और गुलाम नबी आज़ाद का जाना ये कोई नई बात नहीं है, ना ही कांग्रेस के लिए बहुत आश्चर्यजनक है। ये बहुत पहले से तय था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उन्हें जाना ही जाना था। अब मैं अगर बात करूं, तमाम तरीके की चर्चाएं हुई, तमाम तरीके के सवाल खड़े किए गए, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय अगर आपको दूं तो मैं ये कहूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद की बुद्धिमत्ता पर हमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो गए और जाते जाते अपने अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने तमाम चीजें जो गिनाई, वो कांग्रेस के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए, उनकी 42 साल की जो निष्ठा थी उसके ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। आप बताइए कि जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया और जब आप पदों पर रहे, जब आप जो है राज्यसभा में रहे, तब आपने कुछ नहीं किया। लेकिन अब बीच में भी जब राज्यसभा के चुनाव चल रहे थे तब भी आपने कुछ नहीं कहा, उम्मीद लगा करके बैठे रहे, हो सकता है कि कुछ हो जाए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। लेकिन जब सारी उम्मीदें, आपके सारे कयास जब उन पे पानी फिर गया, उसकी बाद में आपने एक ऐसी चिट्ठी, क्योंकि जाना तो तय था, वो कंफर्म था, उसमें कोई दो राय नहीं। कंफर्म तो बहुत पहले से होता आ रहा है, कई लोगों को लेकर होता आ रहा है, और आप कहते हैं कि उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन असर पड़ते रही। चाहे आप मोरारजी देसाई के दौर से शुरू करें, कांग्रेस टूटी, इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर गईं। 89 के दौर की बात करें, वीपी सिंह, उनके बारे में भी इस तरह की बातें कांग्रेस कहती रही, और वो भी सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई, वो भी अलग हुए, उनके साथ पुराने कांग्रेसी भी अलग हुए। बाद के दौर में अगर 2014 से 2022 की आज की तारीख तक हम देखें तो वो सभी लोग, बहुत बड़े बड़े नेता अलग हुए, जो लोग कांग्रेस की एक पहचान हुआ करते थे, और हर बार आप लोगों का यही बयान आता है। नहीं, बिल्कुल, इसको लेकर के मेरी एक छोटी सी मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि देखिए, आज भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर एक बड़ी शक्ति के खिलाफ सामने खड़े होने में लोगों को डर लगता है। तो आज कांग्रेस का नवीनीकरण भी हो रहा है, और बहुत बड़ी हठधर्मिता की जो सत्ता इस समय देश में चल रही है, जिसने भारत की पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने का जो है हाशिया पर ला करके खड़ा कर दिया है, आज उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और उसके खिलाफ खड़े होने में जो डर रहा है, जिसे ये लगता है कि कल को हमारे घर सीबीआई आएगी, हमारे घर ईडी आ जाएगी, कल को हमारे पुराने कोई राज खुल जाएंगे, तो जायज सी बात है, वो हमारा साथ छोड़ेंगे। और हमारा मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि जो लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं वो किसी न किसी गलत काम में फंसे हुए। आप देखिए, आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बोलिए कि वो भ्रष्ट हैं। जितने लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है, तो उसमें 99.9% कहां गए हैं? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसका तो सीधा और साफ संदेश है ना कि वो किस मंशा के साथ छोड़ते हैं और किस मंशा के साथ जाते हैं, वहां शामिल होते हैं। तो ये बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भी लागू होती है कि उनके खिलाफ भी ईडी का है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है उनमें। तो ईडी के खिलाफ हमारी जांच हुई, हमने तो मुखरता से अपनी आवाज उठाई। तो इनके खिलाफ तो कोई जांच ही नहीं हुई है ना गुलाम नबी आजाद के खिलाफ। कोई बताइए, कोई आरोप अगर आपको, अगर आपको है कुछ तो बताइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस तरह के जो लोग हैं, अश्विनी कुमार, आनंद शर्मा तक बोल रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, वो तो पार्टी में है। ये बताइए, उन लोगों के बारे में जरा कुछ तो बताइए। ये तो एक रटा रटाया लिखा हुआ एक बयान जो आप दे रहे हैं, और सारे कांग्रेसी यही देते आ रहे हैं। नहीं, ऐसा इस तरह की स्थिति बताइए। अभी तो अगर आप ऐसे सवाल की बात करो तो अभी हाल फिलहाल में ही पार्लियामेंट्री बोर्ड से नितिन गडकरी, शिवराज चौहान जी बाहर किए गए। तो सवाल अगर आप अपने आप खड़े, देखिए राजनीतिक चर्चा में सवाल खड़े होते हैं। नहीं, बाहर किए गए या रिशफल हुआ, उसका नहीं। आप कांग्रेस की बात हो रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी बात कर रहे हैं, ये सवाल है ना। कांग्रेस में कोई कले नहीं। आपको बताऊं कैसे आप 2024 में चुनौती देंगे, जब आप तो खुद आप अपने लड़ रहे हैं, अपने अंदर G23 के लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आप एक से एक सत्ता प्रदेश में हारते जा रहे हैं। एक मिनट चाहूंगा, आप मेरी 1 मिनट ध्यान से बात सुने। जब उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, यही गुलाम नबी आजाद वहां मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा का जब फैसला लिया गया, उस फैसले में भी वहां मौजूद थे।
2019 में, 2020 में, 21 तक के मैं आपको बयान निकाल करके दिखा देता हूं। यही गुलाम नबी आजाद थे जो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीति के खिलाफ कोई सबसे बड़ा विपक्ष का रोल अदा कर सकता है तो वो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी को सबसे अच्छा कोई लीड कर सकता है तो राहुल गांधी। अचानक से फिर ऐसा कहां कब कहा राहुल गांधी के बारे में? मैं आपको बयान सुनवा देता हूं। कहां ऐसा? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ऐसा पार्टी के अध्यक्ष हैं वो लोग बोलेंगे, लेकिन वर्किंग स्टाइल पर तो मतभेद होगा ना, और वर्किंग स्टाइल पर ही उन्होंने मतभेद सवाल उठाया। आपको इसी डिबेट में ही वो बयान सुना देता हूं। कैप्टन आई सिंह जी, अभी हम रॉबिन साहब के पास जाएं और अनिल जी के पास जाएं, लेकिन इसमें आप जरा बताइए कि ये सारी इशारे आपकी तरफ जा रहे हैं कि कांग्रेस में उथल पथल अगर जो मच रहा है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के प्रति समर्पित है, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और राष्ट्र ही हमारा एजेंडा है। और हमारा जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा कि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जब वो आए थे तो उन्होंने लोकसभा की जो सीढ़ियां हैं उनमें अपना मस्तक टेक के जो है ना उसको मंदिर मान के और अपनी कार्यशैली शुरू करी थी। आज उसी तरह से वो चलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा, एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था, बोले मैं देश का पैसा देश में लगाऊंगा, ये जनता का पैसा है, ना किसी को खाऊंगा और ना खाने दूंगा। तो वो उसी रास्ते पे हमारी पार्टी चल रही है। मगर कांग्रेस की विडंबना शुरू से ये रही है, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक। राजीव गांधी ने तो इस चीज को जो है ना माना भी था कि कांग्रेस में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर हम 1 रुपए यहां से भेजते हैं दिल्ली से तो जनता तक पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे 5 पैसे रह जाते हैं। तो ये इनका भ्रष्टाचार जग जाहिर है। मगर हमारी सरकार में आज दिन तक ये मनगढ़ंत कुछ भी कहते हैं, एक भी आदमी अगर ऐसा ब्लेम नहीं लगा है, अगर किसी पे कभी लगा है तो तुरंत पार्टी ने उसको निकाला है। और जब तक वो बाइज्जत कोर्ट से बरी नहीं हुआ है, पार्टी ने लिया। जो वहां से जा रहे हैं वो आपके पास आ जा रहे हैं और आप उनको मंत्री बना दे रहे हैं। हाँ आनंद जी, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अच्छे लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, हमारी विचारधारा में चलना चाहते हैं, हम बिल्कुल उनका स्वागत करते हैं। जिनसे हमारी विचारधारा नहीं मिलती है, 50 साल तक वो विचारधारा नहीं मिली और अचानक विचारधारा मिल जाती है। ये अवसर की राजनीति नहीं है। अवसर नहीं, विचारधारा तो देखो बदलना पड़ती है। आप पहले जहां काम कर रहे थे आपकी विचारधारा वहां थी, हमारे यहाँ खुला है। अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो हमारी विचारधारा ये है। हमारी विचारधारा से जो मेल नहीं खा रहा था, पी शर्मा जी इनके यहाँ से निकल के गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। ममता बनर्जी इनके यहाँ से निकल के गई, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। शरद पवार इनके यहाँ से निकल गए, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। तो इन लोगों की हमसे विचारधारा नहीं खा रही थी, इसलिए उन्होंने अलग चले गए। तो हमारे यहाँ जो देश से जो है ना जुड़े हुए लोग हैं, जो राष्ट्रवाद जिनके दिल में है, वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। और कांग्रेस की मैं बताना चाहूं कि कांग्रेस अब एक सिर्फ मात्र एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है, क्योंकि राहुल गांधी से अच्छा उन्हें वहां कोई अध्यक्ष ही नजर नहीं आ रहा है। लौट फिर कर राहुल गांधी। तो यही तो वहां इनके यहाँ सबसे बड़ा जो है ना जो प्रॉब्लम है यही है कि अच्छे नेताओं तो उससे आपको फायदा भी तो हो रहा है। हम तो कहते हैं राहुल गांधी रहे, कोई बने ही नहीं दूसरा, यही कह रहे हैं। रॉबिन शर्मा जी, अब जब तक पार्टी में कोई नेता रहता है तो मालाएं सूखती हैं उसके इंतजार में, और जैसे ही पार्टी से वो अलग होते हैं तो सारी बातें, डीएनए तक की बात कही जाती है कि डीएनए में मोदी का डीएनए जो है वो मोदीमय हो जाता है। गुलाम नबी आजाद के बारे में राजनीतिक चरित्र पर सवाल उठाने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक परंपरा शुरू हो गई है और इसको भी अब झेलना पड़ रहा है गुलाम नबी आजाद को। देखिए आनंद जी, मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जो है अपने लिए एस्केप रूट ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात में लगी रहती है, जैसे कोई व्यक्ति उनका कुछ बोलता है तो उसमें वो ढूंढते हैं कि किस प्रकार से हम राहुल गांधी का बचाव कर लें, कैसे हम गांधी परिवार का बचाव कर लें, बजाय इसके कि वो आत्म अवलोकन करे कि वो व्यक्ति किस प्रॉब्लम को कोट कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से कांग्रेस कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ रही है। उसके समाधान पे कभी भी कांग्रेस चर्चा नहीं करती, उस आदमी को घेरने पे ज्यादा अपना समय व्यर्थ करती है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 2 बड़े महत्वपूर्ण विषय उठाए जो आज कांग्रेस का हर प्रवक्ता उठा रहा है। इनका कहना है कि हमने गुलाम नबी आजाद साहब को बहुत कुछ दिया, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, उनमें कोई तो योग्यता रही होगी तब आपने दिया, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
आज अगर वो आपसे उनका मोह भंग हुआ है और वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं तो उसके पीछे कोई वैलिड रीजन रहा होगा। आप उस वैलिड रीजन को अगर आप लोग इसको समाधान कर लेते, उनकी बात समझ लेते, तो शायद वो आज आपसे अलग ही नहीं होते। एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि सीबीआई ईडी की रेड से सारे लोग भाग के बीजेपी में चले जाते हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जब कांग्रेस में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आरपीएन सिंह जी, गुलाम नबी आजाद साहब ये सब भ्रष्ट थे क्या? इनको पता है क्या उनके भ्रष्टाचार के बारे में कि वो लोग वहां पर जा रहे हैं? अगर इनको पता है तो ये स्वयं उनके बारे में बताए कि कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया। बीजेपी अपने आप बेनकाब हो जाएगी कि भ्रष्ट अधिकार, भ्रष्ट नेताओं को वो क्यों शय दे रही है। केवल एलिगेशन लगाना ये सही नहीं है। एलिगेशन के साथ आप उस बात को सत्यापित भी कीजिए तो आपकी बात को कोई मानेगा, नहीं तो कोई नहीं मानने वाला। ठीक है, अब चौकीदार बम फोड़ दिया है और इससे कांग्रेस कितनी असहज होगी गुलाम नबी आजाद के इस स्टेप से, और साथ ही नई पार्टी बनाने का भी गठन उन्होंने कर दिया गुलाम नबी आजाद ने, अनिल गर्ग जी। तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाला है, देश में चुनाव तो 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव संभवतः हो जाएगा। वैसे में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका, और गुलाम नबी आजाद का ये जो स्टेप होगा उससे उनको फायदा होगा या वो किसी और को फायदा दिलाने के लिए स्टेप ले रहे हैं? देखिए, मेरे को आधा मिनट दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये ना विचारधारा का फर्क है। ये जो G23 है ये अघोषित मार्गदर्शक मंडल ही है कांग्रेस का, लेकिन फर्क क्या है, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में जो जो नेता भेजे गए उन्होंने कभी भी कोई पार्टी के खिलाफ या पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी नहीं की। आप देख लीजिए, असंतुष्ट रहने के बावजूद असंतुष्ट का है, उन्होंने मान लिया कि अब शायद हम इतने वरिष्ठ हो चुके हैं, हम सक्रिय नहीं रह सकते। पार्टी अगर कह रही है कि आप वरिष्ठ हो चुके हैं तो आराम कर रहे हैं। नहीं, यशवंत सिन्हा तो बहुत पहले चले गए ना। तो मेरा ये कहना है, और कांग्रेस में G23 का ऐसा कौन सा नेता है जो नहीं बोल रहा? पार्टी के अंदर रह के ही बोल रहा है, जब आप पार्टी से बाहर निकाल देंगे तो भी बोलेगा। तो मेरा कहना है ये एक विचारधारा का फर्क है। दूसरी बात है कि जहां तक कांग्रेस का नुकसान की बात आप जो चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस ने ऑलरेडी तय कर रखा है कि जो G23 में नेता है ये इनवैलिड नेता है, अब इनको सक्रिय काम पे लगाना बेकार है। लेकिन थोड़ी दुविधा में है, कभी कभी उनको काम देते हैं, कभी कभी लगता है ये काम लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने माना है 60+ आने के बाद वो उतने सक्रिय नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद आजाद जी को वहाँ का प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद आनंद जी को हिमाचल प्रदेश भेज दिया, जबकि ये लगातार अपने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कांग्रेस अभी दुविधा में है, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा इनको हम साथ रखें या इनको जाने दें। जहाँ तक सवाल है कि 8 साल से कुछ मिला नहीं इसलिए गुलाम नबी आज़ाद गए, देखिए ये तो हर व्यक्ति पे लागू होगा कि अगर पार्टी संगठन में भी उसको काम नहीं मिला, सरकार में वो है नहीं, तो आखिर वो खाली बैठ के करेंगे क्या? कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो कितना बड़ा पदाधिकारी हो, खाली तो नहीं बैठना चाहता, कुछ ना कुछ करना चाहता है। इसलिए उनके मन में आया कि चलो हम जम्मू कश्मीर में दोबारा अपना भाग्य अपने आते हैं, अपनी नई दुकान खोलते हैं जिसके मालिक हम खुद होंगे, तो ठीक है, कितनी चलेगी, जितना भी प्रॉफिट होगा अपने हिस्से में होगा। अब आप बात करें जम्मू कश्मीर की, देखो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अभी भी कोई बहुत बड़ी पार्टी है बची है, ऐसा तो है नहीं। देखिए वहाँ पीडीपी बड़ी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, उसके बाद बीजेपी बड़ी पार्टी है, चौथे नंबर पे कांग्रेस का नंबर आता है। कांग्रेस के पास ज्यादा कुछ वहाँ खोने के लिए है ही नहीं, बचा ही नहीं था। जो बचा था, क्योंकि एक बड़ा चेहरा था, जहाँ जो बचा था वो गुलाम नबी आजाद और उसके स्थापित किए हुए कार्यकर्ता थे, जो मैं मान के चलता हूँ अब अधिकांश लोग अब गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी में चले जाएंगे। अब ये देखने का विषय है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, प्री पोल अलायंस करेंगे, पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। कुछ हासिल होगा तो पोस्ट पोल का नंबर आएगा, अगर नहीं होगा तो प्री पोल का नंबर तो आ ही सकता है। तो घाटी के अंदर अभी वो ऐसा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करें और घाटी के साथ मिल के काम करेगी, घाटी में कुछ लोग उनके लड़ लें, अपनी नई पार्टी के लड़ाएं, क्योंकि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी के 71 राज्य है। तो कुल मिला के ये तो देखना अभी आगे होगा कि वो कैसे चलता है, लेकिन बातें बहुत स्पष्ट आ गई है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो अधिकांश विपक्षी दल है वो अधिकतर सारी पार्टियां कांग्रेस से नाराज होकर या तो अलग हुई है या कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होकर अलग हुई हैं। तो कांग्रेस के साथ वो मिल करके एक ही अर्थ विपक्ष बन नहीं पा रहा। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आप ऊपर से शुरू करिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये कांग्रेस के खिलाफ ही खड़ी हुई, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़ी हुई। इनका नुकसान कांग्रेस का ही वोट बैंक इन्होंने लिया है। उससे हिमाचल को आप छोड़ दीजिए, हिमाचल में तो अभी तक 2 ही पार्टियां हैं। इसके बाद नीचे आ जाइए, पंजाब आ जाइए, अकाली दल कांग्रेस के खिलाफ है,
आप इधर दिल्ली में आ जाइए, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, बीएसपी इनके खिलाफ है, एसपी इनके खिलाफ है, आरएलडी इनके खिलाफ रही है। ठीक है, कभी कभी ये रीजनल समझौता करते हैं। बिहार में आ जाइए, जेडीयू इनके खिलाफ है, आरएलडी इनके खिलाफ है। अब जो कांग्रेस छोड़ के गए उनकी तो बात ही नहीं है, ममता जी होंगे उनके खिलाफ है, शरद पवार है उनके खिलाफ है, कांग्रेस की वाईएसआर इनके खिलाफ है। तो कौन सी पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं वो भी कांग्रेस के खिलाफ हैं और कांग्रेस के साथ खड़ा होकर वो एक मजबूत विपक्ष बनकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि उनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है। ये सबसे बड़ा रोड़ा है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है, क्योंकि मजबूत विपक्ष बन ही नहीं रहा। ये बात तो अभी भी शर्म मानना है कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सांसद उसके पास है। तो अब यह है कि इनका आपस में सामंजस्य कौन करे। ये G23 के नेता शायद इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते थे कहूंगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है उन पर इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। लेकिन मैं मान के चलता हूं G23, क्योंकि ये सारे नेता आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, वो शायद कोई ऐसा सामंजस्य स्थापित करता है, मजबूत विपक्ष खड़ा कर सकते थे, जिससे शायद कांग्रेस अब चूक रही है। रॉबिन साहब, क्या आपको लग रहा है कि नई पार्टी का जो ऐलान किया है गुलाम नबी आजाद ने, वो किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब एक अच्छे मजे हुए राजनीतिक है और कोई भी कदम वो उठाएंगे तो सोच समझ के उठाएंगे कि उनके आने वाले समय पे, क्योंकि अब उनकी जो पूरी राजनीति है वो जम्मू कश्मीर आधारित राजनीति होने जा रही है। राष्ट्रीय राजनीति में वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते थे, लेकिन अब वो स्वयं अपने आप को समेट के जम्मू और कश्मीर तक कन्फाइन रखना चाह रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के भले के लिए वो बाद में आके बोले कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक सरकार बनाऊंगा, यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कर रहा हूं। ये सब बातें हो सकती है, लेकिन वो अपनी इमेज का ख्याल जरूर रखेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा मैसेज चला जाए कि जिन लोगों ने बाबरी का विध्वंस किया, जिन्होंने बाकी चीजें की, उनके साथ में मिलकर वो सरकार बनाए और 50 साल की अपनी पूरी मेहनत में पूरे राजनीतिक करियर पे भट्टा लगा ले। इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं। मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूं आनंद जी, अभी जो सवाल आपने इनसे किया उसी सवाल के ऊपर कहना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के बाद प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे। उसकी वही बड़ी वजह है, जब धारा 370 और 35 से डिमोलिश हो रही थी तो सबसे ज्यादा मुखर आवाज, सबसे ज्यादा मजबूत आवाज गुलाम नबी आवाज की थी। वो यू टर्न नहीं कर सकते और भारतीय जनता पार्टी की संभावना हो सकती है। तो इसलिए पोस्ट पोल की संभावना, जैसा पोस्ट पोल के रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन प्री पोल की कोई संभावना मैं नहीं देखता। एक सवाल और कि वहां पर गुलाम नबी आजाद की जो पार्टी होगी रॉबिन साहब, वो किसके खिलाफ? पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी या कांग्रेस के खिलाफ? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी सबसे पहले अपनी जमीन तलाश करेगी, वो किसी के खिलाफ नहीं जाएगी। वो ये डिलीवर करना चाहेंगे कि हम कश्मीर के लिए क्या भला कर सकते हैं। वो ये बताना चाहेंगे कि जब धारा 370 को वहां से हटाया गया तो हमने किस तरह से विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कैसे मुखरता के साथ अपनी बातें रखी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के तमाम लोग तो नजरबंद कर दिए गए थे। गुलाम नबी आजाद साहब बहुत खुले होके सामने अपनी बातें कह रहे थे, राज्यसभा में भी उन्होंने इन विषयों को उठाया है। तो इसीलिए वो अपनी एक इंडिपेंडेंट इमेज बनाने के ऊपर फोकस करेंगे। जब उस इंडिपेंडेंट इमेज के साथ वो जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास हासिल कर लेंगे, तब वो जाके फिर चाहे तो किसी का साथ लेंगे या किसी की मुखालिफत करेंगे। पहले वो मुखालिफत करने की स्थिति में भी नहीं है। जी, बीजेपी के साथ अलायंस की बात हो रही है और ये हो रहा है कि बीजेपी के साथ चुनाव के बाद, जो अभी रॉबिन साहब कह रहे हैं या अनिल जी कह रहे हैं, तो लग रहा है कि बीजेपी और पीडीपी की तरह ही बीजेपी और गुलाम नबी आजाद का एक अलायंस हो सकता है। आनंद जी, ये चुनाव जब वो आएंगे उस टाइम की बात है। उस टाइम समय क्या होता है, आम जनता की क्या मांग होती है, तो उस समय जो है ना बिल्कुल संगठन हमारा सोचेगा, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के हित में काम करना है। जम्मू कश्मीर को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को हम एक बहुत अच्छा औद्योगिक राज्य बनाना चाहते हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम वहाँ उद्योग ला रहे हैं। इस बार आपने देखा होगा कि जिस तरह से वहां पर्यटन पहुंचा है जम्मू कश्मीर में, पिछले 40 साल में नहीं इतना पहुंचा है। तो अब हमारी विचारधारा यह है कि जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छा एक धनाढ़ राज्य बनाना है, एक अच्छा शासन देना है। तो इस पे हमारी पार्टी काम कर रही है, हमारा संगठन काम कर रहा है।
तो इसमें जो हमारी विचारधारा से जो मेल खाएगा हम बिल्कुल उनका सहयोग लेंगे, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को एक बहुत अच्छा राज्य बनाना चाहेंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे गुलाम नबी आजाद को लेकर आप लोगों का विश्लेषण क्या है, किस तरह के वो राजनेता रहे, क्योंकि बड़े ही मुखर रहे सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उनकी नीतियों, उनकी योजनाओं को लेकर? क्या होता है आनंद जी, कभी भी किसी की अगर किसी ने हमारे खिलाफ कुछ कहा है तो हमें वो नहीं चीज देखना चाहिए, उसके अंदर की अच्छाइयां देखना चाहिए कि अगर इन्होंने जो अपने पार्टी में रहते हुए भी सच्चाई से कितना अच्छा कार्य किया है। विपक्ष है, ठीक है, विपक्ष का कार्य है कि हम सरकार का विरोध करना, मगर विरोध भी एक तरीका का होना चाहिए, नैतिकता का होना चाहिए। तो आजाद जी इसी चीज को जाने जाते हैं कि अगर वो विरोध भी करते थे तो नैतिकता के तौर पे करते थे। तो आजाद जी कहीं से कहीं गलत मैं नहीं मानता हूं, और वो जो है ना देश के प्रति अच्छा सोचते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, आजाद जी एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने कहा था कि मुझे भारतीय मुसलमान होने पे गर्व है। तो आप उनकी इस बात से आप जान सकते हो कि उनके अंदर भारत प्रेम कूट कूट के बसा है, कश्मीर प्रेम कूट के बसा है। तो वो कभी भी भारत के और कश्मीर के खिलाफ कार्य नहीं कर सकते। हाँ, गोपाल तिवारी, देखिए, आपने हमारे कैप्टन साहब बोल रहे थे और आखिरकार इनके मुख से मुसलमान निकला। ये पहचान है भारतीय जनता पार्टी की कि बगैर उसके बात नहीं कर सकते। अभी आप कह रहे थे ये उनका ये स्टेटमेंट था, ये हाउस में, हाँ वो हाउस में उन्होंने बोला था। हाँ ठीक है, आप अभी वो हाउस में उन्होंने बोला था। चाहता हूँ गुलाम नबी आजाद का वो बयान में अगर कोई कांग्रेस लीडरशिप दे सकता है और लीडरशिप कोई कर सकता है वो सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं। और अगर कोई सकता है, नहीं ठीक है, अब मैं वो बात है, नहीं वही बात है, एक मिनट, वो वही बात गुलाम नबी आजाद ने भी कहा कि दे सकते हैं लेकिन उनमें वो क्षमता नहीं आ पा रही है, बचकाना हरकत वो कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। 1 मिनट का समय मुझे दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। देखिए, इस समय कांग्रेस में जो है ना दो तरीके के लोग हैं। एक सचिन पायलट जैसे हैं, एक पंडित जगदीश शर्मा जैसे लोग हैं जिन्हें पार्टी से कुछ भी नहीं चाहिए। वो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के देश के तमाम जनता सचिन पायलट ने जो किया वो कांग्रेस, वो आप समझ सकते हैं। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एक मिनट, ऐसे तो मैं बीच में नहीं आप बोलिए। तो दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं कि जो पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश की जनता के मूलभूत मुद्दों के लिए लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, जबरदस्त तरीके से। अब देखिए, एक हर घर में बाप और बेटे के बीच कई बार द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है। बेटा अगर बाप से उसकी सहमति नहीं होती तो वो कहता है कि ठीक है पिताजी, आप अपना आशीर्वाद दो, मैं बाहर जाकर के आपके जैसा ही एक साम्राज्य खड़ा करूंगा और गर्व होगा आपको जब मेरे नाम से जब आप जाना जाओगे, आपके नाम से मैं नहीं जाना जाऊंगा। या एक बेटा ये होता है कि बाप के साथ अगर सहमति नहीं बनी तो जाकर के बाहर अपना साम्राज्य उसने बनाया या नहीं बना पाया, कह रहा है कि मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ किया, दिन रात उसको गालियां देते रहे। तो दो तरीके की बात होती है। पिता ये चाहता है कि वो बेटे के नाम से ही जाना जाए, हर पिता की इच्छा होती है। लेकिन राहुल गांधी अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि वो सोनिया गांधी के बेटे के बारे में ही जाने जाते हैं। इस समय देश में नाम लेना इसलिए आसान है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी समझती है, मोदी जी भी समझते हैं, कुछ ऐसा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी है। क्योंकि उन्होंने अगर नाम लोगे तो आप हाईलाइट हो आजाद जी कांग्रेस के पुराने नेता। ये बात भी गुलाम नबी, एक मिनट, गुलाम नबी आजाद ने, गुलाम नबी आजाद नहीं, आप गुलाम नबी आजाद ने बहुत आसान है क्योंकि आपको मालूम है कि एक ही लीडर है जो आंखों में आंखें डाल करके आजाद जी रहे। ठीक है, अब गोपाल तिवारी, गुलाम नबी आजाद ने एक बात यह भी कही कि इंदिरा गांधी जब थी तो वो इस बात का भी उन्होंने कल जिक्र किया कि माखनलाल फोतेदार और वो उन्हें ये बात कहती थी कि अटल बिहारी वाजपेयी से आप सीखिए, बातचीत कीजिए और विपक्ष के साथ संबंध बनाकर रखिए। और यहां पर सीधे सीधे एक व्यक्ति पर, नरेंद्र मोदी को टारगेट करके उसी पर हमला किया जा रहा है। और ये बात, ये तरीका उन्होंने कहा कि और वो बात करती थी
अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, यहां पर कोई नहीं यही ऐसी तो बात मैं भी होती कह रहा है। हूं, यहाँ मतलब सीधे सीधे कहीं ना कहीं तो टारगेट करके बात हो रही है, यही तो मैं कह रहा हूं। राहुल गांधी को टारगेट नहीं, राहुल गांधी टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी मुझे बताइए, जब संजय गांधी के प्रति सुन तो लीजिए कैप्टन साहब, सुन तो लीजिए कैप्टन साहब, जब संजय गांधी यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय ये उनके सबसे करीब। आप लोग कितना संजय गांधी को याद करते हैं? हाँ बिल्कुल, आप कितना याद करते हैं? आप बताइए ना। कांग्रेस की जब बात होती है, सुनिए, कांग्रेस की बात होती है, अरे सुनिए, आज आप संजय गांधी का नाम ले रहे हैं। जरा ये बताइए कि संजय गांधी 1980 के बाद जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद से आप कितना उनका नाम आप लेते रहे? आप कितनी बार उनकी समाधि पर गए माल्यार्पण करने के लिए, तो फूल चढ़ाने के लिए? गिने जाते थे, एक बड़ा विरोध करता था। अगर संजय गांधी ने लोगों की बातों को सुनकर के गुलाम नबी आजाद को उस समय नेतृत्व नहीं दिया होता, आज गुलाम नबी आजाद बनते? आप मुझे बता दीजिए। नहीं, गुलाम नबी आजाद, देखिए, अगर अब आप ये बात कर रहे हैं, गोपाल तिवारी, संजय गांधी ने अगर गुलाम नबी आजाद को गुलाम नबी आजाद बनाया, तो राजीव गांधी के बेटे के तौर पर पैदा होने के चलते राहुल गांधी हो पाए, ये मानेंगे? इंदिरा गांधी के बेटे होने के चलते राजीव गांधी नहीं? हाँ, तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं? उस व्यक्ति की क्षमता होती है। नहीं, गोपाल तिवारी, ये नहीं, गोपाल तिवारी, नहीं, गोपाल तिवारी, अरे दिक्कत ये है, बीसीसीआई के अरे यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। यही है, इसी की वजह से सवाल यही है। गुलाम नबी आजाद के साथ साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता असंतुष्ट हैं। कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। कई लोग जो बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी अलग हो सकते हैं कांग्रेस से। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकल रही है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन उसके अंदर की जो आपसी खींचतान है, कश्मकश है, वो खत्म नहीं हो रही है। और ये साफ दिख रहा है। ये आनंद शर्मा जो कह रहे हैं, नहीं, सुनिए, अब आखिर में जो नहीं खड़ा हो सकता है, लेस मात्र भी उसके अंदर देश की जनता के लिए अगर प्यार नहीं है, तो वो इसका विरोध करेगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब ये बातें होती रहती हैं। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस भारत से कितना जुड़ पाएगी, अपने आप को कितना जोड़ पाएगी, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत